स्टूडेंट, कल हमने यहीं पे हमारा टॉपिक एक्चुअली खत्म हुआ नहीं था टॉपिक, वो वीडियो बीच में रुक गया था इस वजह से। तो कल आप लोगों ने लास्ट में ये इक्वेशन लिखी थी ये वाली, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये नहीं बता पाए थे कि किस पद को हम क्या बोलते हैं, तो इसको साथ में और लिख लो। इसमें कोरियोलिस त्वरण होता है, ये पद जो हमारा होता है ये कोरियोलिस त्वरण, और प्लस ये पद जो होता है ये हमारा अपकेंद्रीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। और फिर इस प्रकार से हमारे पास टोटल इन दोनों फ्रेम में घूर्णी और अघूर्णी दोनों जो निर्देश तंत्र है उन दोनों में हमारे त्वरण का रूपांतरण का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये इसमें मेंशन कर लो। डाल दिया। हम इसके आगे करेंगे, आज हम करेंगे इसमें बल का रूपांतरण। कल हमने वेग का रूपांतरण किया था और फिर त्वरण का रूपांतरण पढ़ा था। आज हम करेंगे बल का रूपांतरण, ठीक है। तो बल के रूपांतरण के लिए अभी जो हमने समीकरण लिखी थी उस पूरी समीकरण को हमें पता है F बराबर ma होता है। तो अभी हमारे पास त्वरण आया था, अब हम त्वरण को क्या करते हैं, पूरे को अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने इसकी त्वरण की समीकरण क्या लिखी थी, ए बी इक्वल टू, उसको मिटा दिया, उसको मिटाना नहीं चाहिए था, ए ए प्लस क्या था 2 ओमेगा क्रॉस वी ए प्लस ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर। ए फॉर्मूला था शायद ए का, ठीक है ना, टू ओमेगा क्रॉस वी ए और प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। इसके बराबर थी हमारे समीकरण। अब हम इस पूरी समीकरण को हम क्या बोलते हैं, एम से गुणा करने पर। एम से हमने गुणा कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम ए बी बराबर एम ए प्लस 2m ओमेगा क्रॉस वी ए प्लस एम ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये पूरा आ गया। अब हमारा बी फ्रेम एम ए बी मतलब बी फ्रेम के लिए हमारा फ्रेम हमारे पास बल मिल रहा है, ठीक है ना। तो बी हमारा कौन सा फ्रेम है, जो जड़त्वीय है, जो कि अपनी जगह स्थिर है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ बी बोल सकती हूँ, एफ बी। और बराबर ए कौन सा है हमारा, जो कि घूर्णन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा एफ ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये दोनों हमारे एज इट इज। अब इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं, ये दोनों हमें क्या मिल गए, एक अलग प्रकार का ही हमें टर्म मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम, या फिर हम इसको, हाँ, या फिर आप इसको जैसे एज इट इज लिख दो, 2m ओमेगा क्रॉस वी ए प्लस एन ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। लिख लिया आपने। अब ए फ्रेम आपका कौन सा है, जो कि हमने जिसको प्राइम से बताया है, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, और बी हमारा जो फिक्स है वो। तो इसके लिए जो मेरे पास त्वरण है मैं इसको एफ डैश भी बोल सकती हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे पास बल है इसको हम एफ भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें या तो एफ बराबर एफ की वैल्यू मिल गई, या यहाँ से हम किसकी एफ डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं एफ ए की वैल्यू निकालूँ, इसको मैं एफ डैश से बताऊँ, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी किसके बराबर, इसको मैं अगर एफ डैश से बता रही हूँ तो ये मेरे पास नॉर्मल एफ होगा, एफ माइनस ये दोनों टर्म इधर की तरफ आ जाएगी, तो माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी ए वेक्टर माइनस m ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो माइनस m ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, और ये दोनों टर्म हमारे पास बन जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ से हमारे पास f की जो हमें वैल्यू मिलेगी, f बराबर हमें क्या मिलेगा, f बराबर हमारे पास हो जाएगा f डैश प्लस एफ सी प्लस एफ सी एफ। ये जो f है, अगर मैं यहाँ से इस f का मान निकालूं तो f बराबर मुझे मिलेगा f डैश प्लस एफ सी और प्लस एफ सी एफ। अब यहाँ पे एफ सी और एफ सी एफ ये दोनों टर्म क्या है, एक मिनट, यहाँ पे शायद क्रॉस था ना, यहाँ बीच में क्रॉस था, ओमेगा क्रॉस आता है ना, ये सब जगह यहाँ पे क्रॉस लगा देना,
ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो एफ सी और एफ सी एफ इन दोनों को बताया है। तो एफ सी वाली टर्म तो हमारे पास कौन सी होती है, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म थी इसको एक्चुअली हमने कहा एफ सी का मतलब कोरियोलिस फोर्स, और ये वाली जो पूरी टर्म थी हमारे पास, ये पूरी टर्म एफ सी एफ के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो एफ सी बराबर जहाँ तो क्या है -2m, क्योंकि माइनस इसकी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे तभी जाके हमारे पास एफ डैश बराबर क्या होगा, एफ प्लस एफ सी प्लस एफ सी एफ के टर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है ना, एफ डैश बराबर एफ प्लस एफ सी प्लस एफ सी एफ, तो ये -2m ओमेगा क्रॉस बी ए वेक्टर। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एफ सी का मतलब है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ये तो हो गया एफ। ठीक है, और एफ सी कौन सा, एफ सी एफ क्या है, एफ सी एफ है हमारी ये वाली टर्म, तो -m ओमेगा क्रॉस आर। इसको हम, इसका मतलब क्या है, एफ सी एफ का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। या अपकेंद्रीय बल, तो ये हमारे पास जो टोटल हमारा बल है घूर्णन निर्देश तंत्र के लिए एफ डैश हमारे पास उसका मान आ गया, जिसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि उसमें टोटल दोनों में रूपांतरण जो हुआ बल का किस प्रकार से हुआ, उसमें दो हमें और एक्स्ट्रा टर्म मिली, एक तो हमें कोरियोलिस बल की मिली और एक अपकेंद्रीय बल, दोनों की मिली। ठीक है, तो उतार लो इसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ कंप्लीट, इसमें हमने क्या पढ़ा, कोरियोलिस बल। उस बल के अंतर्गत कोरियोलिस बल क्या होता है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा छद्म बल के अंतर्गत आता है, छद्म बल क्या होता है हमने वो पढ़ा, कोरियोलिस बल की खोज कैसे हुई, कहाँ से निकला, उस बल में क्या क्या होता है वो चीज हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ी किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर या किसी घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है। ठीक है, तो हमको एक तो हमारा स्थिर जड़त्वीय और एक हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है जो कि घूर्णन कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में हम बल का रूपांतरण कैसे करेंगे, त्वरण का रूपांतरण कैसे करेंगे और वेगों का रूपांतरण कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारे हो गए, इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, इन पर डेरिवेशंस वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये डेरिवेशंस वगैरह खुद से भी करके देख लेना, कुछ समझ में नहीं है तो पूछ लेना वापस। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग का अपन एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब हमने अभी तक कोरियोलिस बल की हमने चर्चा सिर्फ किस पे की, किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में। अब हम देखेंगे कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी पर किस प्रकार से अप्लाई होता है। पृथ्वी पर अगर हम उसे क्षैतिज दिशा में लगाएं तो, और या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाएं तो। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो ये अगर हमारी अर्थ है तो ये जो डायरेक्शन होता है ये इसका क्षैतिज होता है, क्षैतिज मतलब जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, और ये होता है ऊर्ध्वाधर हमारा होता है मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधे जो होता है हमारा ये तो होता है वर्टिकल, और या फिर ये जो डायरेक्शन होती है हमारी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो अब हम कोरियोलिस बल का पृथ्वी पर दोनों प्रकार से ही हम प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो अब अपना एक नेक्स्ट टॉपिक डालो, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में
स्थान पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। पृथ्वी पर कोई कण है जो कि क्षैतिज दिशा में गतिमान हो तो उस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं, और देखो आप लोग एक अच्छा खासा एक डायग्राम बना रही हूँ, उसको समझना अच्छे से। पूरा उतना शायद उतना परफेक्ट गोला तो नहीं बना है, बट फिर भी जैसे मैंने माना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये क्या मान लिया, ये हमारी पृथ्वी है, हमने इसको, ये हमारी पृथ्वी है पूरी, ठीक है ना। अब पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो इसका जो घूर्णन अक्ष है, ये इसको बीचों बीच में से, ये इसका क्या हो गया, घूर्णन अक्ष, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हो गई हमारी ये। अब उसके बाद में हमने क्या माना, हम ऐसे मानते हैं पृथ्वी के बीच में हमारी दो डिस्क है, दो हमने अलग अलग जगह डिस्क लगा दी, ठीक है। तो एक तो मान लो ये डिस्क, और ये एक ऊपर की तरफ हमने छोटी डिस्क लगा दी, ठीक है। ये दो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, हमने डिस्क मान ली यहाँ पे, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से, लेकिन ऊपर और नीचे दो अलग अलग जगह पे से क्या हो रही है, लग रही है हमारे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो पृथ्वी को, जैसे मान लो ये तो आपको 2D में दिख रहा होगा अभी तो, ठीक है ना। आप ऐसे सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई देख रहे हो, लेकिन पृथ्वी हमें पता है गोल है, वॉल्यूम है, तो आगे की तरफ भी होता है उसका सरफेस। तो देखो इस डायग्राम को क्या है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, इसको आप 3D में समझने की कोशिश करना, मतलब अपनी जो इमेजिनेशन है ना बहुत ही स्ट्रांगली करके इसको समझने की कोशिश करना, कि जैसे अभी क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई गोला वगैरह है नहीं, तो मैं आपको बताती प्रैक्टिकली करके, ठीक है ना। तो अपनी पृथ्वी पे क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा इस टाइप का गोला टाइप का होता है पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये तो हमें इसकी मतलब एक तरह से इसकी कितनी चौड़ाई है वो दिख रही है, ऐसे में हमें इसकी लंबाई, सॉरी ऐसे में चौड़ाई, और ये हमें लंबाई दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन ये तो वॉल्यूम है क्योंकि गोला होता है, तो इसमें आगे की तरफ इसकी कुछ ऊंचाई भी तो होती है। अब उस ऊंचाई पे मान लो हम एक यहाँ से पार्ट ले लेते हैं, ये हमने कैसे इसको इस तरीके से काट दिया है, ठीक है। ये मान लो हमने ये, और ये हमने इस तरीके से इसको कर दिया। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, आपके दोनों डिस्क, हमने पृथ्वी को क्या किया, बिल्कुल हमारी गोलाई पर से हमने उसको काट लिया है यहाँ से, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों जो हमारे डिस्क है, दोनों डिस्क की हम त्रिज्या की बात करते हैं, दोनों डिस्क इस पे क्या डालेगी, त्रिज्या। तो ये दोनों डिस्क के बीच में से हमने इसको काट लिया, ये हमने बोला कि हमारी इस डिस्क की त्रिज्या है, इसको आप और बीच में से मान लो ये, ठीक है ना, ताकि हम इसकी त्रिज्या बताने की कोशिश करें, ये इसकी त्रिज्या, और ये हमारे पास हमारी छोटी वाली डिस्क थी, तो ये भी इस पे त्रिज्या डालेगी, ये हमने डाल दी यहाँ से इसकी त्रिज्या। दोनों की त्रिज्याएं कैसे, क्योंकि दोनों डिस्क जो थी वो ऐसे है, पृथ्वी के बीचों बीच में से जा रही, तो दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी वो बिल्कुल क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल में होगी, ठीक है ना। दोनों की त्रिज्याएं कैसे, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं कि कोई कण पी जो है, कोई कण है हमारा पी, जिसके लिए हम पूरा इस बल को देखेंगे कैसे होता है। ये कण हमारा पी यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। ये जो हमारी जो छोटी वाली ऊपर जो डिस्क दिख रही है, जहाँ से उसका जो त्रिज्या जा रहा है, वहां पे हमारा कोई कण पी स्थित है, ठीक है। अब हम इस पी पर एक्स वाई और डैश, एक्स वाई और जेड, सॉरी इन तीनों के तीनों एक्सिस को हम देखते हैं इस पे, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी घूर्णन कर रही है, तो इसमें जो इनका जो ये जो निर्देश तंत्र होगा, जो कण की स्थिति है वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, तो इसको हम फिक्स निर्देश तंत्र नहीं मान सकते, चेंज होगा, चेंज होगा मतलब एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश होगा। अभी जैसे हमने पीछे बताया था उसमें, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है पृथ्वी हमारी, ठीक है। तो यहाँ हमने ये मान लिया पी है, तो हमने ये कहा कि ये इसका एक्स डैश
वाई डैश, ठीक है, और ये इसका आगे की तरफ है, ठीक है ना, आगे की तरफ ये हो जाएगा आपका जेड डैश। हमने इसको क्या किया, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, इन तीनों में हमने इसको बांट दिया, ठीक है। क्या समझ में आ गया? इसको आप मूल बिंदु ओ मान लो, ओ कोई, ठीक है। तो ओ जो है इससे कितना एंगल बना रहा है, मान लो लैम्डा, इसके परपेंडिकुलर में ये है, ये भी इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, लैम्डा, ठीक है। कि आपको वाई में अगर इधर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं वाई को थोड़ा इधर ही बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगी चीजें, ठीक है ना। ये तो हमारी पृथ्वी का वो भाग था जो हमने काटा है, ये है, हमने ये मान लिया, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, वाई डैश, ठीक है। वाई डैश, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये तीनों हो गए। उसके बाद में हमने दो डिस्क ली थी, दोनों डिस्क के केंद्र से ये हमने त्रिज्या बताई है, ये बिल्कुल इसका डिस्क जो है, डिस्क का केंद्र, तो इसकी त्रिज्या जो है वो इतनी हो गई। अब ये त्रिज्या पृथ्वी का जो वो काटा गया भाग है उससे कितना कोण बना रही है, लैम्डा, ठीक है। तो इसके समांतर थी बिल्कुल ये त्रिज्या, हमने कहा था दोनों त्रिज्या बिल्कुल कैसे पैरेलल होंगी, तो इसके पैरेलल ये भी कितना एंगल बनाएंगे, सेम लैम्डा एंगल बनाएंगी, ठीक है। इन दोनों का एंगल हो गया लैम्डा। अब क्योंकि ये लैम्डा एंगल बना रही है तो टोटल ये जो एंगल है ये दोनों कितना हो गया, 90, ठीक है। जेड डैश के साथ में ये एंगल हो गया टोटल 90, इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना हो गया, 90 माइनस लैम्डा, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा, एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया। ये हो गया आप लोगों का। सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद अपन इसकी और बात करते हैं। एक बार फिर से आपको ये डायग्राम वापस में बता देती हूँ क्या है। ये पूरी हमारी क्या है, अर्थ, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें। हम इस पृथ्वी पर ये कह रहे हैं कि कोई पिंड जो है, जो इस पे क्या है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज दिशा में गतिमान है कण, तो उस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होगा वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे क्षैतिज दिशा के लिए हमने क्या बताया, हमने इसके, क्योंकि जो पृथ्वी मैंने अभी बताया, जैसे आपको क्षैतिज दिशा क्या होगी, ये गोल पूरी पृथ्वी तो उसके बीचों बीच से जाएगा, ये होगी इसकी क्षैतिज दिशा, तो इसके बीचों बीच से हमने यहाँ पे दो डिस्क मान लिए, ठीक है। ये दोनों हमारी क्या है, डिस्क है। डिस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्ति बोलते हैं शायद, शक्ति, ठीक है ना। देख लेना, डिस्क भी वैसे समझ में आ जाता है। तो ये दोनों डिस्क है दो हमारी, ठीक है ना। ये दोनों डिस्क बीच में से जा रही है। अब इन दोनों की त्रिज्या हमने माना कि ये हमारी एक से पृथ्वी का भी बिल्कुल मिडिल पॉइंट है और बीच में से डिस्क भी जा रही है, तो ये ओ डैश है। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने क्या बोला कि पृथ्वी तो पूरी घूम रही है ओमेगा से, तो पृथ्वी एक तो घूर्णन गति कर रही है और प्लस स्पिन गति भी करती है, मतलब अपनी धुरी पर भी घूमती है पृथ्वी, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसका आगे जो वॉल्यूम वाला जो एक पार्ट होता है, हमने उस वॉल्यूम वाले पार्ट में हमने इतना सा भाग हमने लिया, ठीक है। और हमने माना जो पिंड P है वो पिंड P कैसा है, इस भाग पर स्थित है, जिसके बारे में बात करनी थी। पिंड P जो है ये खुद भी, क्योंकि पृथ्वी जैसे से घूर्णन करेगी तो ये P भी घूर्णन करेगा। अच्छा, ये चीज मैंने एक बार नहीं बताई, पिंड P खुद भी घूर्णन करेगा, ठीक है ना। और ये भी कितने ओमेगा से, अगर पृथ्वी घूम रही है तो ओमेगा कोणीय संवेग से भी पिंड P भी घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा इधर बनाते हैं। ये घूर्णन अक्ष तो किसका, पृथ्वी का है, ध्यान रखना दोनों ओमेगा, आप चाहो तो इसको ओमेगा डैश मान लो कैसे भी। तो ये घूर्णन अक्ष तो पृथ्वी का है जिससे पृथ्वी घूम रही है, और ये घूर्णन अक्ष है इस पिंड का P, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पिंड स्थित है, तो इससे पृथ्वी घूमेगी तो पिंड भी घूमेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बोला है कि दोनों की, ये जो दोनों की त्रिज्या है, दोनों डिस्क क्योंकि बिल्कुल समांतर लगे हुए पैरेलल, तो दोनों की त्रिज्या हमने कैसे समांतर बताई, और दोनों ही क्या होता है, बिल्कुल समांतर लैम्डा और लैम्डा बना रही है, ठीक है। तो ये जो इसके साथ में एंगल हो जाएगा ये भी कितना होगा, लैम्डा। ये तो अभी हमने इसके ऊपर ऊपर की बात की, बना लो इसको।
दोनों क्या होंगे, दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, इस पी बिंदु के साथ में लैम्डा कोण बनाएंगे। तो ये लैम्डा कोण बनाएगा तो ये भी क्या लैम्डा कोण बनाएगा। ठीक है, ये कोण हम यहाँ बनाना बस, और बाकी उतार लो एज इट इज। ठीक है, ये उतार लिया। तो अब आगे देखो, अब जैसे सबसे पहले हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, एक क्षैतिज दिशा में गति की बात कर रहे हैं, क्षैतिज दिशा में। ठीक है ना, तो क्षैतिज दिशा में हमें ये तो पता है कि केवल कौन सी गति हो सकती है, सिर्फ इन दोनों डिस्क पर गति हो सकती है। ठीक है, यहाँ हम ये बोल दें कि सिर्फ एक्स और वाई दिशा में इनकी गति होगी। क्यों, क्योंकि जैसे पूरी पृथ्वी है, मैंने इसको बीच में से बांटा, तो जेड अक्ष जो होगा, जेड अक्ष तो क्या होता है 3D में आप देखो तो बिल्कुल बीचों बीच से हमारी तरफ निकलता है वो बिल्कुल। ठीक है ना, तो पृथ्वी पर ये जो हमने पिंड लिया है, यहाँ अगर मैं जेड अक्ष की बात करूँ तो ये तो कैसे इस पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में से होकर के निकलेगा, जो बिल्कुल बाहर की तरफ। तो ये तो एक्चुअली पृथ्वी कैसे बिल्कुल वर्टिकल हो गया जेड अक्ष तो। ठीक है ना, तो जो हमारा वर्टिकल एंगल हो गया, जो ऊर्ध्वाधर हम बोलते हैं, तो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर स्थिति हो गई जेड अक्ष की। ठीक है, और जबकि क्षैतिज स्थिति किसकी हो जाएगी, एक्स डैश और वाई डैश की। तो जैसे पिंड है तो ये क्षैतिज जाना चाहे तो या तो इस एक्स डायरेक्शन में जाएगा या इसके बिल्कुल 90 बाय इन दोनों अक्षों पर ही इसकी गति संभव है। जबकि जेड डैश जो होगा, जेड डैश क्या इस बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरने के कारण ये क्या होगा, जब हम 3D में एक्चुअली जब देखेंगे तो बिल्कुल हमारी तरफ दिखाई देगा हमें जेड डैश। बिल्कुल जैसे ये है तो जेड डैश की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो पृथ्वी के कैसा हो गया, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, इस वजह से तो जो यहाँ जो कण की जो गति होगी, जिस गति पर हम कोरियोलिस बल के प्रभाव की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ या तो एक्स डैश या फिर वाई डैश डायरेक्शन में ही पॉसिबल होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, दो डिस्क ले लिए और इन दोनों को हमने पैरेलल बना दिया कि ताकि हम इसके थ्रू क्या करें, इनको हम एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश कोऑर्डिनेट में डिवाइड करके, इन तीनों हम निर्देश यंत्रों में इनको डिवाइड करके और फिर हम इस पे पिंड का जो गति हो रही है उसके बारे में हम बात कर सकें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अभी 3D में भी बनाना पॉसिबल नहीं है। या तो आप लोग अगर देख सको तो कभी चर्चा करेंगे बाद में। अभी आप नॉर्मली इसको 3D में मतलब थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है ना, और एक दो बार इसको आप पढ़ोगे पूरा तो जैसे ही तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो ताकि आपको पढ़ते टाइम ध्यान में रहे कि इसमें से कौन सी चीज क्या है। नहीं तो पढ़ते टाइम हम ये चीज भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो एक बार लिखो। पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिमान कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, ये लिख लिया आपने। इसमें सबसे पहले आप ये लिखो, यहाँ घूर्णी तंत्र पृथ्वी है। यहाँ हमने कल जैसे हमने पढ़ा था ना, तो उसमें घूर्णी निर्देश तंत्र हमने एक लिया था और एक हमने जड़त्व भी लिया था दोनों। तो यहाँ घूर्णी निर्देश तंत्र हमारा कौन सा है, पृथ्वी है। तो देखो यहाँ घूर्णी निर्देश तंत्र पृथ्वी है, अतः Fc बराबर कोरियोलिस फोर्स जो लगेगा, जिसके हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, फोर्स का मान क्या होगा, Fc बराबर जो कल हमने फोर्स का मान पढ़ा था, क्या पढ़ा था, -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। कोरियोलिस बल का मान क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 इसको नाम दे दो। अतः क्योंकि यहाँ क्या है, घूर्णी निर्देशांक तो पृथ्वी है, अतः बल Fc बराबर -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ठीक है, जहां पे m तो क्या है, m है आपके कण का द्रव्यमान। ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा पृथ्वी का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग या वेग कुछ भी मान लो। ठीक है ना, और विदेश क्या होगी, तो विदेश से हम किसकी स्थिति बताते थे, जो हमारा पिंड जो कि घूर्णी निर्देश तंत्र में उपस्थित होता है उसकी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पिंड जो हमारा कण है, कण का वेग पृथ्वी के वेग के सापेक्ष। ठीक है ना, मतलब इसकी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी है ये। कण का वेग जो पृथ्वी घूर्णन कर रहे है उसके वेग के सापेक्ष कण भी घूर्णन कर रहे हैं, तो उसका वेग तो होगा विदेश, और जबकि पृथ्वी का वेग है ओमेगा। ठीक है, तो ये लिख लो पहले। तो ये तो लगेगा हमारा कोरियोलिस बल, तो बल का मान तो वही लगेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना,
अब आगे लिखो, ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम बना लेना, और अब इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन में थोड़ा लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ते टाइम ध्यान रहेगा कौन सी चीज में क्या है। ठीक है, तो लिखो यहाँ हम पृथ्वी को एक्स वाई तथा जेड अक्षों में विभाजित करेंगे। पृथ्वी को एक्स वाई तथा जेड अक्षों में विभाजित करेंगे। ठीक है, नीचे लाइन से लिखो, चूंकि हम यहाँ क्षैतिज तल की बात कर रहे हैं, अतः कण की गति या पिंड की गति केवल एक्स या वाई अक्ष पर ही संभव है, केवल एक्स या वाई अक्ष पर ही संभव है। ठीक है, ये दो बात हो गई। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, फुल स्टॉप देके नेक्स्ट लाइन से लिखना, यहाँ हमने दो डिस्क ली। डिस्क को वैसे डिस्क ही समझ में आता होगा, लिख लेना, और नहीं तो हिंदी में लिखना चाहो तो चकती लिख लेना। ठीक है ना, तो यहाँ हमने दो चकतियां ली तथा दोनों को समानांतर माना है या दोनों को समानांतर रखा गया है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या भी समानांतर होगी, तथा दोनों शक्तियों द्वारा बिंदु P से बनाया गया कोण भी समान होगा, जो कि यहाँ लैम्डा है। ठीक है ना, ये कोण हमने क्या लिया, लैम्डा, जो कि यहाँ लैम्डा है। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखो, सतह पर कण की गति केवल x तथा y अक्ष पर ही संभव है। सतह पर कण की गति केवल x तथा y अक्ष पर ही संभव है। अतः पृथ्वी को बीच से काटने पर z अक्ष इसके केंद्र से निकलेगा, जो कि पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। ठीक है, ये लिख लिया। तो अब इसके आगे देखो, अतः ठीक है, तो सबसे मेन बात यहाँ पे हमने लिख दी। अब हमने क्या बोला कि वेग जो होगा पार्टिकल का वो सिर्फ कौन से डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, एक्स में या फिर वी में पॉसिबल होगा। इसीलिए हम इसका जो कण का जो वेग वी डैश होगा, वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, या तो वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। सिर्फ कौन सी, एक्स डैश या फिर वाई डैश डायरेक्शन में हमने पॉसिबल बताया है, और दोनों के यूनिट वेक्टर्स भी क्या होंगे, दोनों के यूनिट वेक्टर आई कैप और जे कैप, और उन दोनों में भी अंतर होगा। जैसे कल हमने बताया था कि जब घूर्णन होगा तो जैसे निर्देशांक में परिवर्तन होता है वैसे ही एकांक सदिश में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने ये बोला, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, जो पिंड की जो गति थी, पिंड भी कैसा घूर्णन गति कर रहा है, तो पिंड किसके, ओमेगा, ये है ओमेगा, मतलब ओमेगा वेग से गति कर रहा है या इसके सापेक्ष घूम रहा है, जो पिंड की गति हो रही है वो। ठीक है ना, तो ओमेगा जिस बीचों बीच में है, तो ओमेगा के क्या होंगे, यहाँ पे ओमेगा को अगर हम विभाजित करते हैं तो इसके क्या दो भाग हो जाएंगे।
ठीक है ना, दो भाग में विभाजित हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट, दो घटक हो जाएंगे, एक तो वाई डैश और एक जेड डैश के सापेक्ष। ओमेगा के दो घटक कौन से हो जाएंगे, वाई डैश और जेड डैश के सापेक्ष। आपको वो आता होगा ना, जैसे मान लो इस तरीके से बीच में इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकलता है, परिमाण हम जो निकालते हैं, परिणामी सदिश हम निकालते हैं 11th में ही करते हैं ना वो, तो जैसे मान लो अगर ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन, तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारा बीच में ओमेगा है, वाई और जेड डायरेक्शन में हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके कंपोनेंट एक तो वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। ओमेगा के जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पे, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं। तो इसके कंपोनेंट दोनों ओमेगा वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो ये तो हमारी है वाई, फिर से देखो आप, ये वाई और ये जेड, इसके दो में अगर मैं इस तरीके से इसको मानूं, तो अगर मैं वाई को तो हम आधार मान लें और जेड को लंब मान लें, अगर हम ये माने, जैसे देखो इस तरीके से अगर मैं उन दोनों की कंडीशन बताऊं कुछ इस तरीके से कि ये मेरा y है और ये मेरा z है, ठीक है, कि मैं y को तो आधार और इस तरीके से चाह रहा है कि आधार और लंब और इन दोनों के बीच में मेरा ओमेगा है, तो ओमेगा के मैं क्या बताऊंगी, दो कंपोनेंट y और z इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों के कंपोनेंट हम जानते हो किससे निकाल सकते हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा ना वो त्रिकोणमिति में साइन कॉस थीटा, तो उसका एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना, लंब और कर्ण का, ये फॉर्मूला होता है साइन के लिए, कॉस के लिए, इस तरीके से। तो आधार है, आधार हमारा y है, तो y किसके डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कॉस के लिए होता है ये तो हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लंब बटे कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है और आधार बटे कर्ण हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है। अब y तो हमारा क्या है, आधार है, इसका मतलब किस में डिवाइड कर देंगे हम उसको, कॉस में, तो उसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा कॉस लैम्डा जेकब डैश प्लस ये हमारा लंब जो है, लंब हमारा कौन सी दिशा में जा रहा है, जेड दिशा में जा रहा है, और ये किसका लंब किसके लिए होता है, साइन के लिए, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा साइन लैम्डा जेड डायरेक्शन मतलब केकेब डैश। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की। ये मैंने रफ में आपको करके बताया, समझ में नहीं आया तो क्या कि हमने ओमेगा जो है, ओमेगा को हमने उसके दो घटक में विभाजित किया, वाई डैश और जेड डैश, इन दोनों में विभाजित होगा, ठीक है ना। तो वाई डैश और जेड डैश अगर मैं इसको आधार और इसको मैं लंब मानूं, तो लाल बटे कक्का ऐसे हम पढ़ते हैं ना इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो यहाँ से हम मतलब ये तो मैंने आपको हेल्प के लिए बताया है ताकि आप यूज में ले सको, किस तरीके से ये कंपोनेंट मैंने डिवाइड किया वो समझाने के लिए मैंने बताया कि आधार का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, आधार कहाँ मिलते हैं, आधार बटे कर्ण, तो ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, कॉस के लिए, इसलिए ये तो हमारा चलेगा कॉस में, और क्योंकि वाई एक्सिस है तो इसके सापेक्ष यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जेकब डैश प्लस ऐसे ही हमने लंब के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन का होता है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा साइन का, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा केकेब डैश। ठीक है, लिख लो चाहो तो इतना, आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो ताकि आपको ध्यान रहे, और छोटा छोटा चाहे खुद की लैंग्वेज में लिख लेना ध्यान रखने के लिए। ये हमारे किसके, वाई एक्सिस के लिए है, वाई एक्स के लिए है, और ये हमारा जेड अक्ष के लिए है, ठीक है ना। ये बस आप लोग को याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, बाद में पढ़ने पर आप लोग भूल नहीं जाओ इसलिए। ठीक है, लिख लिया आपने। तो अब हमारे पास ओमेगा का मान आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। ओमेगा का मान आ गया और वी डैश का मान आ गया, तो हमने समीकरण 1 से हमने क्या बोला था, बल्कि हमने डेफिनेशन दी थी -2m ओमेगा क्रॉस v के बराबर हमने पढ़ा था, तो वहां हम दोनों का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो आप लिखो ओमेगा तथा वी डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास बल बराबर क्या था, F बराबर वो फॉर्मूला क्या था, -2m ओमेगा क्रॉस v, देख लेना आप लोग पीछे, वहां पे वैल्यू डाल दो, तो बराबर -2m ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पूरी आप डाल दो, ओमेगा कॉस लैम्डा जेकब डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा जेकब डैश, ठीक है। ये तो पूरा ओमेगा हो गया, और क्रॉस, क्रॉस हमारा क्या होता है, वेक्टर v, तो v डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, vx डैश i के और प्लस v y डैश जेकब डैश, ठीक है। ये हमने बल के लिए ये
एफ सी था कोरियोलिस बल, तो इसमें हमने इन दोनों का मान डाल दिया, उतार लो इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो आपको ये तो पता होगा दोनों का, जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं 11th में ही पढ़ते हो ये तो, उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, सारणिक बना करके करते हैं ना, तो वैसे हम आगे इसकी सारणिक बनाएंगे। पहले इतना उतार लो। ऊपर सारणिक बनाते हैं। आगे एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, -2m तो बाहर ले जाएगा एज इट इज। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, तो आई कैप का तो कोई फैक्टर है नहीं, तो ये तो हो गया 0। जे कैप का फैक्टर है ओमेगा कॉस लैम्डा, ओमेगा कॉस लैम्डा, और प्लस के कैप का फैक्टर क्या है, ओमेगा साइन लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे वी एक्स में आई का फैक्टर क्या है, वी एक्स डैश, जे कैप का है वी बाई डैश, और के कैप का है 0, ठीक है। हमने लिख दिया। तो अब हम इस सारणी को सॉल्व कर लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, -2m एज इट इज। अब इसको सॉल्व करना आपको पता है ना कि आई कैप के रेस्पेक्ट में अगर मैं सबसे पहले लूँ आई कैप डैश, तो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये 0 और माइनस में वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वी बाई डैश ओमेगा साइन लैम्डा। ये हो गया हमारा आई कैप का माइनस जे कैप हम लेंगे, जे कैप डैश के लिए हम लेंगे तो 0 इंटू 0 0 माइनस वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा, ये हो गया, और प्लस के कैप डैश के लिए अगर हम लेंगे, ये हो गया के कैप डैश, तो 0 माइनस वी एक्स डैश ओमेगा कॉस लैम्डा। ये हमारे पास सारणी का मान आ गया। इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। -2m, अब देखो ये वैल्यू तो टोटल हमारे पास क्या होगी, माइनस वी बाई डैश ओमेगा साइन लैम्डा आई कैप डैश माइनस माइनस प्लस वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा जे कैप डैश, ठीक है। और ये फिर माइनस वी एक्स डैश ओमेगा कॉस लैम्डा के कैप डैश, ये हमारे पास पूरा आ गया। अब हम -2m को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2m वी बाई डैश ओमेगा साइन लैम्डा आई कैप डैश। 2m अभी बाहर ही रखो, सिर्फ हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये फिर माइनस हो गया हमारा वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा जे कैप डैश, और प्लस वी एक्स डैश ओमेगा कॉस लैम्डा के कैप डैश। उतार लो इतना पहले, ठीक है। अभी हमने बस इजी सी ये कुछ कैलकुलेशन की है, इसमें बस हमने इस सारणी को सॉल्व किया है, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे एफ सी बल का मान आ गया, उतार दिए बोलो, ठीक है ना। एफ सी के लिए हमारे पास 3 बेसिकली हमारे पास ये घटक हो गई, ठीक है। 2m को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई आप कर भी लो या फिर ऐसे भी आप रहने दो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने पहले ही क्या बताया था कि कण की गति, क्योंकि अभी हम क्षैतिज के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्स या वाई डायरेक्शन में पॉसिबल है। एक्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा घटक आ रहा है, ये आई कैप डैश एक्स के लिए आ रहा है, और जे कैप डैश वाला जो है ये हमारे पास किसके लिए आ रहा है, वाई एक्सिस के लिए। इसका मतलब ये दोनों हमारे किसके घटक होंगे, क्षैतिज गति के। क्यों, क्योंकि हमने बोला था एक्स और वाई अक्ष में ही पॉसिबल है, इसलिए आई कैप डैश और जे कैप डैश ये दोनों हमारे क्षैतिज दिशा के घटक होंगे। और ये जो के कैप डैश हमारा हो गया, जो जेड एक्सिस हमने बताया था उसके ऊर्ध्वाधर है, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक होगा, ठीक है। तो आगे हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे आप इसका एफ सी तो था ही, अब आप इसका हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर की, हॉरिजॉन्टल, तो हम इसको लिखेंगे एफ सी एच से। हम इसको अब एफ सी को हम इसके घटकों में डिवाइड कर रहे हैं, एफ सी को हम इसके दो घटकों में, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए तो क्षैतिज को हम हॉरिजॉन्टल, इसको हम एफ सी एच से बताएंगे, बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी, 2m ओमेगा, तीनों में आ रहा है, ओमेगा भी बाहर कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो क्षैतिज के कौन से घटक, आई डैश वाले और जे डैश वाले, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बाय डैश ओमेगा साइन लैम्डा आई कैप डैश माइनस, सॉरी ओमेगा तो बाहर ले लिया ना आपने कॉमन, बी एक्स डैश और साइन लैम्डा जे कैप डैश। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक, जो मेन हमारा टॉपिक था वो इसका क्षैतिज घटक जो है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। आई, और आपको पता भी चल रहा है क्योंकि आई कैप है ये कौन सा, एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, और जे कैप है ये आपको किसका, वाई अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एक्स और वाई अक्ष में ही इसकी जो गति है वो संभव है ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है। और ऐसे वर्टिकल का घटक क्या हो जाएगा, उसको हम शो करेंगे एफ सी वी से, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो वो क्या, 2m ओमेगा तो हमने कॉमन कर ही लिया है, 2m ओमेगा, और इंटू में हमारा सिर्फ ये के वाला घटक, तो बी एक्स डैश कॉस लैम्डा के कैप डैश, ये हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक। लिख लो दोनों को। समझ में आ गया पूरा। अब मान लो ये तो हमारे घटक हो गए, इसको आप लिख लेना ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक, सॉरी क्षैतिज दिशा का नहीं, तो ओरिजेंटल है, क्षैतिज दिशा का घटक। और ये हमारी कौन सी, ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक, ठीक है। ये तो दोनों के कंपोनेंट की बात हो गई। अब अगर मान लो कभी कोई आपसे परिमाण भी पूछ ले इनका साथ में, तो परिमाण भी निकाल देते हैं हम। परिमाण मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैग्नीट्यूड होता है, इसको परिमाण, इसको हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से। कोई भी दो प्रोडक्ट है तो उसका जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उनका अंडर रूट, इसको हम परिमाण के बराबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमसे कोई परिमाण पूछ ले तो देखो एफ सी एच का परिमाण क्या हो जाएगा, दिशा बराबर 2m ओमेगा एज इट इज, ठीक है। इन दोनों के लिए 2m ओमेगा साइन लैम्डा कॉमन कर दो आप चाहे, अंडर रूट में आपके क्या हो जाएगा, वी वाई डैश स्क्वायर प्लस वी एक्स डैश स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका परिणाम। और ऐसे एफ सी बी का परिमाण पूछते हैं आपसे, तो बराबर 2m ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स डैश, ठीक है। ये दोनों के क्या हो गए परिमाण।
तो ये हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के पर हमने ये कोरियोलिस बल का प्रभाव पढ़ रहे थे। आप चाहो तो लास्ट में लिख भी सकते हो इसको, ये प्रभाव क्या कहलाता है, पृथ्वी पर कोरियोलिस बल का प्रभाव कहलाता है। पृथ्वी पर लगने वाले कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, तो हमने टॉपिक तो ऐसे लिखा था क्षैतिज का, लेकिन हमने ऊर्ध्वाधर भी इसके साथ में, तो आप चाहे टॉपिक में लिख लेना क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों, जो हमने क्षैतिज के लिए लिखा था ना, क्योंकि हमने इसी के में लास्ट में ऊर्ध्वाधर के लिए भी निकाल दिया। ठीक है ना, तो किस प्रकार से लगता है ये डायग्राम ध्यान में रखना, क्योंकि हमने इसको दोनों कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो हमने क्षैतिज में तो सिर्फ कौन से एक्स और वाई दिशा में गति संभव है कण की, और जबकि ऊर्ध्वाधर के लिए जेड दिशा में भी संभव है। ठीक है, हमने ये दोनों के कंपोनेंट निकाल लिए कि बल जो होंगे किस दिशा में लगेंगे और क्या क्या उनके मान होगा, प्लस उनका परिमाण भी हमने निकाल लिया कि कितनी क्वांटिटी पे बल जो है ये हमारे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि अब जैसे हम इसका जो मेनली प्रभाव देखते हैं, जितनी भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन सब पर हम कोरियोलिस बल का प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है ना, उन पर कोरियोलिस बल का प्रभाव भी इस प्रकार लगता है। और सबसे मेन जो इसका प्रभाव, इसका एक बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है, होता है नदियों का जो कटाव होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, या छोटी क्लासेस में हमारे उसमें आता था, एसएसटी में आता था कि नदियों का कटाव अगर होता है कि किनारों पे कई बार उनमें क्या होता है, बीच में डेल्टा टाइप की कुछ शेप बन जाती है, कुछ ऐसी जगह बन जाती है। ठीक है ना, नदियों का जिनको कटाव कहते हैं। तो वो कटाव भी कैसे कोरियोलिस बल के कारण होता है। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उस पर भी क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, फिर उस पर जो हमारा पिंड है उसको घूमता मानते हैं, तो उस प्रभाव के परिणाम से क्या होता है कि जैसे मान लो मैं अभी यहाँ से डायरेक्शन बताऊं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है ना, ये हमने मान लो ये पृथ्वी के हमारे चारों हम डायरेक्शन बता रहे हैं पृथ्वी के। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण क्या होती है, कोई नदी है अगर वो इस उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है ना, या उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है कोई नदी, तो वो क्या होती है कि थोड़ा अपने राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ी उत्तर, तो मेरा राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो जो नदी होती है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है अपने राइट हैंड की तरफ। ठीक है ना, कोई मान लो पी बिंदु से मैंने बताया तो। और वही अगर वो इस साउथ पोल पर है, दक्षिणी गोलार्ध पे, तो वो अपने बाएं तरफ शिफ्ट हो जाती है। बाएं तरफ मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये जो प्रभाव होता है ये कोरियोलिस बल के कारण होता है, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की वजह से, तुमने बताया कि ये कुछ क्षैतिज दिशा में अपने हो जाती है, और ये जो ऊर्ध्वाधर होता है ये अपनी जगह से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, और इसी बल के कारण क्या होता है, नदियों का कटाव भी होता है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखो, पहले का आपने पूरा लिख लिया, उसके बाद में आप इसका एग्जाम्पल देकर के लिखो, नदियों के किनारों का कटाव। नदियों के किनारों का कटाव। ठीक है ना, इसमें लिखो आप क्षैतिज तल में कार्यकारी कोरियोलिस बल, क्षैतिज तल में कार्यकारी कोरियोलिस बल पूर्व दिशा में है, पूर्व दक्षिण दिशा में है। मान लो पूर्व और दक्षिण, ये पूर्व, सॉरी ये हो गया पूर्व और दक्षिण, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मानते हैं, पूर्व दक्षिण दिशा में है। अतः पृथ्वी के क्षैतिज तल, अतः पृथ्वी के क्षैतिज तल, ब्रैकेट में लिख लो पूर्व उत्तर तल, पूर्व उत्तर तल, पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये जैसे हम आगे से लेते हैं जो इसके बीचों बीच में से जाता हो, तो ये तल हो जाएगा पूर्व उत्तर तल, ये वाला तल हमने माना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया, अतः पृथ्वी के क्षैतिज तल, ब्रैकेट में लिखो पूर्व उत्तर तल में गतिशील कण, क्षैतिज तल में गतिशील कण पूर्व दिशा में लग रहे बल के प्रभाव से, पूर्व दिशा में लग रहे बल के प्रभाव से दाहिनी ओर खिसक जाता है, दाहिनी ओर खिसक जाता है। ठीक है ना, कि हमने पहले बताया कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स था उसकी डायरेक्शन बताई थी हमने, ये इस बल के प्रभाव से जो नदी का डायरेक्शन जो हमने ये बताया, उत्तर और क्या बोलते हैं, उत्तर और पूर्व तल की तरफ जो है,
इसके प्रभाव की वजह से वो थोड़ा क्या होता है, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, दाहिने तरफ खिसक जाता है, ठीक है ना। लिखो आगे, अतः अतः पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली नदियों का प्रवाह, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली नदियों का प्रवाह कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण दाहिने किनारे का कटाव करता है, कोरियोलिस बल के कारण दाहिने किनारे का कटाव करता है, फुल स्टॉप। यदि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित नदियों के लिए, यदि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित नदियों के लिए कोरियोलिस बल का प्रभाव देखा जाए, कोरियोलिस बल का प्रभाव देखा जाए, तो हम पाएंगे कि वहां बाएं किनारे का कटाव होता है, कि वहां बाएं किनारे का कटाव होता है, कि वहां बाएं किनारे का कटाव होता है। ठीक है, तो यही वाला हमने बताया है कि अगर कोरियोलिस बल के कारण इधर जो कोई उत्तरी गोलार्ध में कोई है तो उसका कटाव तो होगा इस डायरेक्शन में, और अगर कोई दक्षिणी गोलार्ध में तो वो अपनी बाईं तरफ मतलब इस डायरेक्शन में उसका कटाव होगा, ये होता है नदी का कटाव। ठीक है, क्या इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करें। अच्छा, इसके बाद एक लाइन और लिख लो। इसी सिद्धांत के आधार पर सभी प्राकृतिक घटनाओं की विवेचना की जा सकती है। इसी सिद्धांत के आधार पर सभी प्राकृतिक घटनाओं की विवेचना की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ हम ये मानते हैं विदेश जो हमने वेग बताया, मैं इस पर्टिकुलरली इस केस की बात करें नदी के कटाव के केस की, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, हमने पहले बोला कि पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में जो बल लग रहा है, तो हमने ये माना कि एक्स एक्सिस के सापेक्ष लग रहा है क्योंकि कैसा हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो ओनली कितना हो जाएगा, वी एक्स डैश आई कैप डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका ओमेगा का मान हमने अभी इससे पहले क्या लिया था, ओमेगा का मान सेम रहेगा। ओमेगा अगर मैं ये मानूं पिंड यहाँ बीच में है तो उसके सापेक्ष में एक्स डैश और आगे की तरफ जेड आ रहा होगा, सॉरी वाई, ये वाई एक्सिस है और आगे की तरफ जेड आ रहा होगा, उन दोनों के बीच में ओमेगा का कंपोनेंट तो वाई और जेड में कन्वर्ट होगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। ठीक है ना, यही हमने पढ़ा था, ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप डैश और प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश के बराबर। ये तो ओमेगा की मान होगी। फिर हमने बल क्या बताया अभी तक में, एफ सी का फॉर्मूला -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश मान लो। ठीक है, तो ये दोनों के मान हम फिर यहाँ पे रखते हैं -2m ओमेगा cos लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। ये इसका हो गया क्रॉस v का तो ओनली एक ही कंपोनेंट है, वी एक्स डैश आई कैप डैश। ठीक है, इसको भी हम किससे प्रूव करेंगे, सारणिक से। आई कैप के लिए इसमें क्या फैक्टर नहीं है, जीरो। जे कैप का फैक्टर क्या है, ओमेगा कॉस लैम्डा और के कैप का क्या है, ओमेगा साइन लैम्डा और इसका क्या है, वी एक्स डैश 0 0। इसको सॉल्व करो तो -2m आई कैप डैश के करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 0 0 माइनस 0 0 माइनस जे कैप डैश हम लेंगे तो जे कैप के डैश के रेस्पेक्ट में 0 माइनस में क्या हो जाएगा, वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा प्लस के कैप डैश के रेस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, 0 माइनस के कैप डैश 0
डैश ओमेगा कॉस लैम्डा। ठीक है, पूरा हमने लिख दिया। तो बराबर में क्या बचा, -2m। ये तो जीरो हो ही गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा जेकेब डैश, और ये माइनस हो गया बी एक्स डैश ओमेगा कॉस लैम्डा जेकेब डैश। उतार लो इतना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m को मैं अंदर ले लूँ, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, -2m अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं क्या लिख सकती हूँ, बी एक्स डैश ओमेगा कॉस लैम्डा के डैश 2m, और माइनस में ये से मल्टीप्लाई तो -2m बी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा जेकेब डैश। ठीक है, तो ये क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से इसका जेकेब डैश पे क्या होगा, माइनस डायरेक्शन में, या पहले इतना लिख लो। हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी बराबर 2m बी एक्स डैश ओमेगा कॉस लैम्डा के प्लस 2m बी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा, और माइनस है, मैं इसको इसके साथ ले लूँ, यूनिट वेक्टर माइनस जेकेब डैश सकती हूँ ऐसा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बल्कि हमारे पास दोनों कंपोनेंट आ गए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपके पास क्या आ रहा है, ये केकेब डैश के लिए आ रहा है। केकेब डैश मतलब ये कौन से, आपके केकेब डैश किसके लिए आता है, जेड अक्ष, जेड अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ये तो आपका एफ सी वी हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, जेकेब मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस किसके लिए था, क्षैतिज गति के लिए था, मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा, एफ सी एच के बराबर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो था वो तो कैसा, ये पॉजिटिव की तरफ रहेगा, इसलिए ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव। और जबकि तो ये बल पहले हमारा कैसा था, ऊर्ध्वाधर दिशा की तरफ था, और फिर उसके बाद जैसे ही इस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि अपनी जगह से इधर की तरफ इसने कटाव किया, इस वजह से किसमें नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, इसलिए हमारे ये माइनस जेकेब डैश। तो ये नेगेटिव का मतलब ये है कि नीचे की तरफ माइनस एक्सिस में आ गया, माइनस वाई एक्सिस की तरफ आ गया, इसलिए तो ये उस डिस्प्लेसमेंट को भी बता रहा है। तो ये हो गया नदियों के कटाव के कारण कोरियोलिस बल का परिमाण आ गया, या उसके घटक आ गए जो भी। ठीक है, उतार लो। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कई बार ये एग्जांपल इसका पूछ लेते हैं, नदियों के कटाव वाला छोटा पूछ ले तो सिर्फ डेफिनेशन के वे में बता दो, लगे थोड़ा ज्यादा नंबर का है तो ये डेरिवेशन भी साथ में कर देना। ठीक है, ये तो हो गया पृथ्वी पर हमने कोरियोलिस बल का प्रभाव देख लिया क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखो, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहे पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव।
होल्डिंग अंडर कॉरियोलिस फोर्स वर्टिकली, ठीक है। इस तरीके से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कोई चीज गिर रही है बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे गिर जाएगी, ठीक है ना, तो उस पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव कैसा रहेगा उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है कोई चीज जैसे नीचे गिरेगी ऊर्ध्वाधर, तो अभी हमने 2 में बताया, पृथ्वी पे तो हमने ऊर्ध्वाधर कैसे बताया, क्योंकि है तो ये भी पृथ्वी पर ही, और पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी थी, जेड एक्सिस की तरफ हमने लिया था, ठीक है ना। जेड एक्सिस की तरफ हमने माना था कि ये बीच में चल रहा है, ये हमारा कैसा है ऊर्ध्वाधर दिशा, जबकि एक्स और वाई किसको प्रदर्शित कर रहे थे, इसकी क्षैतिज दिशा को प्रदर्शित कर रहे थे। तो इसमें लिखो, टॉपिक डाल लिया, इसके बाद इसमें लिखो गुरुत्वाकर्षण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, क्योंकि कोई भी वस्तु गिरती तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। तो लिखो गुरुत्वाकर्षण के अधीन अथवा स्वतंत्रता गिरती हुई वस्तु में, स्वतंत्रता गिरती हुई वस्तु में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट में लिख लेना जेड अक्ष, ब्रैकेट में लिख लेना जेड अक्ष, ब्रैकेट बंद, में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है, पृथ्वी के अधीन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के अधीन अथवा स्वतंत्रता गिरती हुई वस्तु में ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन होता है, मतलब कि किसमें, जेड दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। अतः वेग v डैश बराबर क्या हो जाएगा, अतः वेग v डैश की बात करें बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वेग v बराबर हम बात करें माइनस v डैश के कैप डैश, वेग क्या लिख लिया हमने, माइनस v डैश के कैप डैश, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, माइनस क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है वो, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है वो, ठीक है ना, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, इस पर समझ लिया इसको माइनस में, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस v डैश, क्योंकि एक तो वेग में परिवर्तन होगा और किस डायरेक्शन में होगा, माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हम अभी तक क्या लिखते आए हैं वही रहेगा, ओमेगा तो हमारा ओमेगा वाई और जेड डायरेक्शन में, तो क्या आया था हमारे पास, ओमेगा कॉस लैम्डा वाई दिशा में, तो जेकब डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा जेकब डैश, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ओमेगा कॉस लैम्डा जेकब डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा केकब डैश के बराबर हो गया, ठीक है। अब कॉरियोलिस बल बराबर तो हमें पता है क्या होता है, एफ सी बराबर -2m ओमेगा क्रॉस बी, ठीक है। अब जैसे अभी बाकी दोनों में किया था वैसे यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू डालेंगे वी की और ओमेगा की, तो एफ सी बराबर -2m, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, ओमेगा कॉस लैम्डा जेकब डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा केकब डैश क्रॉस v का मान यहाँ पे क्या है, माइनस v डैश केकब डैश, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉरियोलिस बल का मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों में हमें क्रॉस करना पड़ेगा, अब यहाँ दोनों का क्रॉस तो क्योंकि एक से ही है, तो हम यहाँ सीधे, तो हम यहाँ सीधे सीधे भी कर सकते हैं दोनों में, तो आप क्या जेड क्रॉस और प्लस यहाँ के क्रॉस के साथ में और के केप और के केप, तो ये आपको पता होगा जे केप क्रॉस के केप बराबर तो क्या होता है आई केप, और जबकि के केप क्रॉस के केप बराबर क्या होता है 0, क्रॉस की प्रॉपर्टी से, तो इसको लिख दो -2m, इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ओमेगा वी डैश कॉस लैम्डा और जे केप डैश और के केप डैश क्रॉस दोनों का किसके बराबर हो जाएगा, आई केप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के केप और क्रॉस के केप 0 के बराबर, ये क्या बराबर में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2m
जाएगा बी डैश कॉस लेमडा आई कैप डैश। उतार लो इसको। इसका मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में कॉरियोलिस बल हमारा किस में लगेगा, आई कैप डैश। आई कैप डैश मतलब एक्स दिशा में लगेगा। तो इसका मतलब ये लिख के नीचे लाइन लिखना है कि अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पिंड पर कॉरियोलिस बल एक्स दिशा में लगेगा। कॉरियोलिस बल एक्स दिशा में लगेगा। ठीक है, उतार लें इतना। अब देखो तो यहाँ से तो ये पता चला कॉरियोलिस बल एक्स दिशा में लगेगा। एक्स दिशा का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है टॉपिक, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पिंड है एम मास का, ठीक है। अब ये यहाँ पे एच हाइट से गिर रहा था, तो कॉरियोलिस बल किस डायरेक्शन में, अभी तो हमारे पास सिर्फ बल का ये परिमाण है कि इतना बल लगेगा और एक्स दिशा में लगेगा। एक्स दिशा ये होती है एक्स डायरेक्शन, मतलब कि इस डायरेक्शन में बल लगेगा एक्स दिशा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये बल जो होगा पिंड को एक्स दिशा की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो पिंड है जो ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा था तो ये सीधा ना गिर करके थोड़ा तिरछा गिरेगा, मतलब ये इस जगह गिरेगा, ठीक है। और इसमें इतना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इतना विस्थापन। इसको जिस जगह पे गिरना चाहिए था ऊपर से कॉरियोलिस बल उसको एक्स दिशा में खींचेगा पिंड को अपनी तरफ, तो उसमें ज्यादा नहीं लेकिन सीधा ना गिर करके इसलिए टेढ़ा। इसलिए हम देखते भी कई बार जब कोई चीज हम बिल्कुल फ्रीली जब हम पृथ्वी की तरफ गिराते हैं तो कैसे सीधी नहीं गिर करके कई बार तिरछी गिरती है, उस तिरछे गिरने का रीजन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। तो इस वजह से इतना इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डायरेक्शन जैसे मान लो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन ले लेते हो मतलब पूर्व दिशा की तरफ, तो इतना हमारा हो गया विस्थापन वस्तु की स्थिति में एक्स। तो अब ये विस्थापन कितना है, हमें ये विस्थापन पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन के इस इक्वेशन को कोई नाम दे देना। इससे पहले इक्वेशन हमने कितनी डालते, इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन 2 डाल देना है, जो भी है वो लिख देना, ठीक है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एफ बराबर क्या होता है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्स यही वाला है, या तो इसको आप स्मॉल एक्स, ठीक है। एम और इंटू में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब ए हो गया एक्सीलरेशन त्वरण के बराबर आ गया। इसको भी हम कॉरियोलिस फोर्स के अंतर्गत पढ़े तो हम इसको एफ से मानते, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 3। एफ बराबर एम है, तो समीकरण 2 और 3 से दोनों फोर्स के मान ही है। ये तो न्यूटन की गति के नियम से ये होना चाहिए जो वस्तु पर लगने वाला बल है, और जबकि जो हमने कॉरियोलिस फोर्स निकाला है पृथ्वी के अंतर्गत वो ये आया है, तो हम दोनों को बराबर रखते हैं। एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 2m ओमेगा वी डैश कॉस लेमडा आई के डैश के बराबर हो गया, ठीक है। दोनों को बराबर, m से m कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा वेग है वी डैश, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जब गुरुत्वाकर्षण लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वेग क्या होता है, लिखते हैं इसको, चाहे गुरुत्वाकर्षण के अधीन वेग। यहाँ जो वी डैश है, वी डैश बराबर कितना हो जाएगा,
जी इंटू टी। वेग क्या होता है? स्पीड होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो वहां से हम वेग बराबर क्या निकलेगा? त्वरण और इंटू में टी टाइम के बराबर की कितना, तो उस पर त्वरण लगा। जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इतना, तो उस पे उसके वेग में परिवर्तन है, मतलब इतना त्वरण और इतना उस पर लगने वाला टाइम है। तो हम वी डैश को जी टी से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा आई कैप डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे इसका। टी के सापेक्ष समाकलन करने पर ठीक है, उतारो एक बार इसमें। एक्स डैश विस्थापन हो रहा है ना, इसको एक्स डैश कर देना। इसके सापेक्ष हम एक बार इसको विस्थापन सॉरी समाकलन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? डी एक्स डैश अपॉन डी टी, दोनों तरफ करने आता है ना इंटीग्रल, तो ये बाकी पूरी वैल्यू तो हमारी एक तरह से कांस्टेंट है। 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा, ठीक है, आई के डैश, और टी का कितना हो जाएगा? टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा ना, टी डी टी बराबर टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ गया? ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर आई कैप डैश। ठीक है, ये तो हमने इसको एक बार समाकलन किया डी एक्स डैश अपॉन डी टी। हमें तो एक्स डैश का मान चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एक बार और इसको समाकलन करेंगे। देखो, पुनः समाकलन करने पर पुनः समाकलन इसका कर दो, तो यहाँ आपका डी एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा? डी टी हम इधर लेके जाते हैं, तो ओमेगा जी कॉस लैम्डा आई कैप डैश टी स्क्वायर इंटू में डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा जी कॉस लैम्डा आई कैप डैश, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन में 3। एक्स डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब कॉस लैम्डा आई कैप डैश। इतना हमारे पास क्या हुआ? विस्थापन हुआ, और जो भी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। लिख लो, इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देना, इक्वेशन नंबर 3 है जो भी हो। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में वस्तु में होने वाला विस्थापन।
उसका क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा गिर रहा था, फ्री गिर रहा था, ये तो अंडर फोर्स के लिए हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो ये बिल्कुल फ्री गिर रहा था, कोई फोर्स नहीं लगता, तो लिखो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीन लोग पढ़ते थे, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो दूरी और जब समय होता है उसके लिए हम इसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। यहाँ इस कंडीशन में क्योंकि h हाइट से गिर रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, h बराबर यू टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की जगह g लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब क्योंकि जब स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है स्टार्टिंग में, जैसे मैं इसको गिराऊं तो स्टार्टिंग में इसका वेग क्या है, 0 है, प्रारंभ में मतलब बिल्कुल विराम अवस्था में होता है, u बराबर 0 होगा इसके लिए। तो इसका मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं t का मान निकालूं, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2h अपॉन जी, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये t का मान हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास एक एक्स डैश जो विस्थापन है इसका एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स डैश बराबर 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा, और t का मान हम ये डाल देंगे 2h अपॉन जी। तो 2h अपॉन जी अंडर रूट, इसका मतलब क्या है, 2h अपॉन जी की पावर कितना है, 1/2, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और t का क्यूब, तो 1/2 की पावर 3 मतलब कितना होगा, 2/3, 2h अपॉन जी पावर 3/2। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड पर लगने वाला विस्थापन। तो आपका कोलोइडस बल का पृथ्वी पर लगने वाला इफेक्ट हो गया। पृथ्वी के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरती हुई कोई वस्तु है, फ्री कंडीशन में है तो वो स्ट्रेट नहीं गिरती, और क्यों तिरछी गिरती है उसका रीजन है, और कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डैश वो हमने निकाला है, और कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इसका आइकेप डैश, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।